चलो हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर ऑन इंडियन पॉलिटी। ठीक है, NWS द नोट वाइज स्टडी। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो हम लोगों ने कल तक जो चीज़ें पढ़ी थी उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस अपना देखना चालू कर देते हैं। ठीक है, आइए। तो एक और चीज, दिस सीरीज इज इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दिस सीरीज इज इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा। और दिस इज फॉर ऑल एग्जाम्स, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए ही ये सीरीज है। ठीक है, चलिए आइए। तो अगर ये हम पहला अपना क्वेश्चन देख लें, ठीक है, अगर ये देखें, द फेडरल सिस्टम एंड डायरेक्टी एट सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसमें जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं पढ़ा है। ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस का ये सवाल है। ठीक है, तो जो अब हम कवर करने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम पढ़ रहे थे उसमें जो हम कवर करने जा रहे हैं अब वो हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में एक ये क्वेश्चन हो गया। तो देखेंगे कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हमेशा रिपीट हुए हैं। ठीक है, द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंट्रोड्यूस। ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब जो आपके सेंटर लेवल पे ऑल इंडिया फेडरेशन जनरेट हुई थी उसकी बात हो रही है। ठीक है, वैसे ही ये तीसरा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट as in the constitution of India is based upon which of the following plan। ठीक है, अब ये सारी बातें हम एक साथ करेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि किस प्लान को कैसा नाम दिया गया हो। ठीक है, और ये सारी बातें हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करके अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने हम क्या पढ़ रहे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि इससे विधिवत में आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे इससे डिटेल में डिस्कशन मिला होगा। और आज हम कवर ट्राई करेंगे कि जो हमारा तीन जो मेजर एक्ट्स, जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के जो भी मेजर एक्ट हैं तीन, वो हम ट्राई करेंगे कि उसको कवर कर सकें। कौन कौन से तीन मेजर एक्ट है भाई, आप जरा देखिए। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, दूसरा just a second. दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द मेजर, ओके, जो हमारा मेजर चंक जहां से सवाल बन के आता है वो कौन सा होता है, वो आपका यही जो आपका, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसमें से डिटेल्ड स्टडी इसकी हम करेंगे। वैसे तो सारी एक्ट्स की हम लोगों ने डिटेल स्टडी ही किया है, लेकिन इसमें हम समझेंगे कि इसको एक तरह से क्या बोला जाता है, दिस इज द इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब हमारे पास संविधान नहीं था। ठीक है, इसी के बाद से हमारे पास संविधान का एक स्ट्रक्चर बन के आया। ठीक है, तो जो हम मेजरली अपना देखते हैं, देखिए बहुत लोगों ने ये भी, मैंने वीडियो देखा है, बहुत लोगों ने कहा है कि दिस इज 85% ऑफ
our constitution is taken from this particular 1935। तो ऐसा देखिए, ये सब जो चीजें हैं ना, ये स्टेटमेंट्स मुझे नहीं मालूम, यू कैन जस्टिफाई व्हेन यू आर यू नो स्टडिंग दिस, तो आपको ये जस्टिफिकेशन खुद ही से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ द वन। चलिए तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? 1892। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, चलिए एक हेडिंग डाल लेते हैं। सेम रिक्वेस्ट है, आप खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और पीवाईक्यू के साथ में इसको प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो ये सब पढ़ाने से कोई मतलब नहीं बनता है। आप पढ़ के भी ऐसा कुछ वही सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन याद कुछ आपको रहेगा नहीं। ठीक है, तो आप अपना पीवाईक्यू लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाए भाई, उसके पहले आप एक बार इसको पढ़ के आइए। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके पॉइंट से। ठीक है, पहला पॉइंट, इसको जो आपको अगर याद होगा, एक हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या हुआ करते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, और दूसरे हुआ करते थे कौन? वायसरॉय। वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों लोग के पास में अब इंडिया में अच्छी खासी पावर थी। ठीक है, तो अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड मोरले। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारे पास वायसरॉय थे, उनका क्या नाम था? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इन दोनों ने एक रिफॉर्म दिया। इन दोनों ने क्या दिया? एक रिफॉर्म दिया। उस रिफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रिफॉर्म को ही इन्होंने जो नाम दिया, उसको इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं? मोरले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। ठीक है, तो इस एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसकी साइज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के साथ में क्या होती जा रही थी? बढ़ाते जा रहे थे, है ना? तो जब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के साथ में ऑफिशियली जो है क्या हो रहे थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की साइज क्या हो रही थी? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की साइज बढ़ा रहे थे। कहाँ बढ़ा रहे थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की साइज लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा रहे थे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम क्या कर रहे थे? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की साइज बढ़ा रहे थे। तो ये तीसरा पॉइंट हम ये भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इंक्रीज साइज, increased size of non-official members। कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये बात और भी आप ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पहले साइज थी, वो कितनी थी? 60 थी, 60 थी। अब 16 थी, अब उसको क्या कर दिया गया? पहले कितनी थी?
सेंट्रल लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसकी साइज क्या थी, पहले 16 थी, अब क्या कर दिया गया, 60 कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं साइज उसकी बढ़ाते जा रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट वाइज मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं ना कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हम इस चीज को इस पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एक और बात हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब हमारी जो बात यहाँ पे है सेंटर में, ठीक है, सेंटर में क्या कर रहे थे हम, सेंटर में हम साइज बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। प्रोविंस में भी साइज बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जो मेन डिफरेंस यहाँ पे था, जो मेन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे था वो क्या था, ध्यान से देखिएगा। जो मेन डिफरेंस हमारे पास सेंटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर ऑफ साइजेस इंक्रीज करने की जो बात हो रही थी उसमें जो मेन डिफरेंस क्या था, सेंटर पे बात कर लेते हैं। कहाँ बात कर लेते हैं, सेंटर पे, सेंटर, ठीक है। सेंटर पे क्या है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो साइज इंक्रीज हुई है, उसमें जो साइज इंक्रीज हुई है उसमें मेजॉरिटी में हमेशा कौन रहेगा, किसका रहेगा मेजॉरिटी, बताइएगा। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी हमेशा ही ऑफिशियल मेंबर्स की रहेगी, ठीक है। इसमें किसकी मेजॉरिटी रहेगी, इसमें हमेशा ही ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी रहेगी। मतलब ब्रिटिश एम्प्लॉइज की मेजॉरिटी रहेगी, है ना। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे या नॉन ब्रिटिश एम्प्लॉइज होंगे वो क्या होंगे, माइनॉरिटी में रहेंगे। कहाँ पे, सेंटर पे। अब हम दूसरा क्या कर लेते हैं, प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में भी भाई साइज बढ़ रही है। अब प्रोविंसेस में जो साइज बढ़ रही है उसमें हम लोगों ने, उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा मेजॉरिटी कैन बी ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की ही हमेशा मेजॉरिटी, जो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे ब्रिटिश एम्प्लॉइज होंगे, ठीक है, उनकी ही ऑफिशियल मेजॉरिटी, सॉरी उनकी ही मेजॉरिटी कहाँ होगी, सेंटर पे होगी। प्रोविंसेस में क्या होगी, प्रोविंसेस में जो मेजॉरिटी होगी वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर की ही होगी, लेकिन सेंटर में क्या होगा, सेंटर में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेजॉरिटी होगी। इसके अलावा आपकी मेजॉरिटी, सॉरी ऑफिशियल मेंबर्स की ही मेजॉरिटी होगी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए ये हमारा चौथा पॉइंट आ गया। अगर पांचवा पॉइंट देखें, देखिएगा भाई मैं बड़े ही ध्यान से आपको एक एक पॉइंट लिखवाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या हो गई, फंक्शनैलिटी को बढ़ा दिया गया, ठीक है। फंक्शनैलिटी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की थी उसको क्या कर दिया गया, ठीक है, बढ़ा दिया गया। अब कैसे बढ़ा दिया गया,
अब बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि इंक्रीज्ड, देखिए इंक्रीज मतलब कि एनलार्ज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, एनलार्ज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब एनलार्ज करने का मतलब क्या हो गया भाई, एनलार्ज करने का मतलब ये हो गया कि मेंबर जो थे वो क्या कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर अलाउड। क्या चीज, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर अलाउड। ठीक है, दूसरा, अब क्या हो सकता है, बजट पे रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। पहले क्या हो सकता था, केवल बजट डिस्कस होता था। अब क्या हो सकता है, मूव रिजोल्यूशन ऑन बजट। अब बजट के ऊपर क्या हो सकता है, रिजोल्यूशन पास हो सकता है। ठीक है, रिजोल्यूशन पास होने का मतलब अब आप प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं बजट को। पहले क्या कर सकते थे, केवल डिस्कस कर सकते थे। अब क्या हो सकता है, आप अपने लिए बजट मांग सकते हैं। आप अपने लिए बजट क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। ठीक है, ये क्या कर दिया गया, ये फंक्शनैलिटीज क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या है, अभी तक तो लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव पे बात हो रही थी। एग्जीक्यूटिव जो बॉडी थी वो किसके साथ में थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में थी। कंप्लीट कंप्लीट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में ही ये सारी चीजें चल रही थी, है ना। अब क्या कर दिया गया, अब जो है आप याद रखिएगा 1857 बीत चुका है, लड़ाई जो है सिपाही म्यूटिनी खत्म हो चुकी है। ठीक है, उसके साथ में ही चेंजेस आना चालू हो गए हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंस हमारे सामने दिख रहा है वो सामने सीधे दिख रहा है कि अब चीजों को समेटने की कोशिश, जो पहले क्या हुआ था, पहले पूरा पावर सेंट्रलाइज किया जा रहा था, अब उसको डिसेंट्रलाइज भी किया जा रहा है, लोगों को भी दिया जा रहा है, इंडियंस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। इंडियंस के लिए 1833 के चार्टर में क्या कह दिया गया, भले ही सिविल सर्विसेज हमें न दी गई हो, ऑब्जेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ओपन कर दी गई थी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन किसको मिल गया था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था, है ना। मतलब सिविल सर्विसेज भले ना की गई हो, लेकिन छोटे मोटे जगहों पे कोवेलेंट सर्विसेज भले न दी गई हो, लेकिन छोटे मोटे जगहों पे हमें, या फिर ये हमें मान लिया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमें भी चांस दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं, चलिए अब धीरे धीरे इस चीज को हम समझते हुए चलेंगे। ये तो लेजिस्लेटिव की बात आ गई। अब किसकी बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं हम किसकी, एग्जीक्यूटिव की। किसकी, एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी, यहाँ लेजिस्लेटिव की बात हो गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी, गवर्नर जनरल की। ठीक है, गवर्नर जनरल, और जैसे कि हम जानते हैं क्या बोलते हैं, वायसरॉय भी बोलते थे उसको, वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की और गवर्नर्स की। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये दिख रहा है हमें कि सेंटर पे और प्रोविंसेस पे दोनों ही जगह क्या मिल रही हैं, अब हमारे पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चांस मिल रही है। ठीक है, पहली बार कौन इन्वॉल्व हो गया,
पहली बार इन्वॉल्व हुए हमारे एक बहुत ही जाबाज, ठीक है, बहुत ही मतलब रेनाउल्ड पर्सन जो थे, कौन, सत्येंद्र सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये इनको कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया, इनको दिया गया लॉ मेंबर बने, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या बने, लॉ मेंबर बने, ठीक है। अगर ये लॉ मेंबर बने मतलब कि क्या था, ही वॉज द फर्स्ट, क्या था, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉयसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहां तक बात समझ में आ गई। वॉयसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले पहले मेंबर का नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये किस विभाग में ज्वाइन किया इन्होंने, ही ज्वाइन इन लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या बने, लॉ मेंबर बने। चलिए जी, अब हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा छठा। अब देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी क्या कर दिया गया, फर्स्ट टाइम एसोसिएशन था, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर ये लिख ले यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव में क्या था, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम एसोसिएशन। अब क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को क्या दिया गया, फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस। क्या पढ़ रहे हैं हम, एक्ट ऑफ काउंसिल, एक्ट ऑफ कौन सा, 1909। इन्होंने सब चीजें हमें दी, सारी चीजें इन्होंने दी, लेकिन मन में जो खोट है इनके, मन में जो इनके खोट है वो निकल के बाहर आ रहा है। और वो निकल के कैसे बाहर आ रहा है, तो एक जो हमारी 7वीं पॉइंट थी, जो आज तक जिसके ऊपर लड़ाई झगड़ा चलता रहा, और यही बेसिस बनी किसकी, यही बेसिस बनी डिवीजन की। यहीं से इन्होंने तय करना चालू कर दिया था कि भारत को इस कंडीशन में छोड़ेंगे कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखिए जो बेसिस, जो पॉइंट, ठीक है, जो कि कैंसर का काम जिसने किया, उसका क्या नाम था, सेपरेट इलेक्टोरेट। किसकी बात कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये थोड़ा सा राइटिंग जब तक अच्छा नहीं हो रहा है ना, ये थोड़ा सा कुछ तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है मार्कर से लेकर के और पेन टाइम में लिखने में। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट यहां से आया, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कैंसर। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब था, कैंसर। कैंसर मतलब कि एक ऐसा आप घाव जो है भारत के शरीर पे छोड़ दीजिए जिससे आप आजीवन ये क्योर ना हो सके। कैंसर में आपने देखा है जो कैंसर हो जाता है, कीमो होता है, निकाल के उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कैंसर वापस से आ जाता है ना। वैसे ही जो मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में डाला गया, वो कैंसर आज भी हमारे साथ चल रहा है ना। वो कैंसर किस पे था, हिंदू मुस्लिम पे था। किस पे था, हिंदू और
मुस्लिम्स पे ये क्या कर दिया गया, ये सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था भाई, सॉरी, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था हिंदू जो है, हिंदू मान के चलिए या मान के चलिए नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, एक्सप्लिसिटली आपको समझाने के लिए हिंदू की बात हो रही है, लेकिन मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच में ये बात आ गई। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब सीधे सीधे था कि आपको वही वोट कर सकता है जो आपके कम्युनिटी का हो, इलेक्टोरेट ही सेपरेट कर दिया गया। मतलब मुस्लिम्स विल बी, ध्यान से पढ़िएगा, ये देखिए इसका क्या था, मुस्लिम्स विल बी एबल टू वोट फॉर ओनली मुस्लिम। ध्यान से पढ़िएगा एकदम, इसको एक और तरीके से और भी कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है भैया, और ये जो लाइन बताई गई कि मुस्लिम्स मेंबर, मुस्लिम मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोट्स। जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको कौन वोट कर सकता है, केवल केवल मुस्लिम ही कर सकते हैं, और जो नॉन मुस्लिम है उनको सब कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम को सब कर सकते हैं, मुस्लिम को, मुसलमान जो हैं, जो नॉन मुस्लिम्स थे वो उनके लिए वोट नहीं कर सकते हैं, चाहे मुस्लिम्स में चाहे जितने बढ़िया जो हैं क्या बोलते हैं कैंडिडेट हों, लेकिन नॉन मुस्लिम्स उनको वोट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अब चाहे आप मुस्लिम हैं, आपके पास जितने ही खराब कैंडिडेट हों, लेकिन अगर वो मुस्लिम है तो आप केवल उन्हीं को वोट कर सकते हैं। आपके पास अगर नॉन मुस्लिम में चाहे जितने बढ़िया मतलब क्या बोलते हैं जितने ही बढ़िया थॉट प्रोवोकिंग जो है आइडियाज देने वाले नॉन मुस्लिम लीडर्स हों, ठीक है, उनको आप क्या कह सकते हैं, आप उनको वोट नहीं कर सकते हैं, आप अगर मुस्लिम है तो यहीं से इस कैंसर का जो है कीड़ा डालना चालू कर दिया किसने, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के जरिए, लॉर्ड मोर्ले और लॉर्ड मिंटो ने। इसीलिए ये आइडिया जो था, ठीक, ये आइडिया किसका था, लॉर्ड मिंटो का था, ठीक है। अगर ये दोनों सेपरेट कर दिए जाते हैं तो अगर हम ये कह दें, अगर हम ये कह दें कि, ध्यान से पढ़िएगा, अगर हम ये कह दें कि दिस एक्ट लीगलाइज्ड, इस एक्ट ने क्या कर दिया, लीगलाइज दी कम्युनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में कम्युनलिज्म को लीगलाइज किसने कर दिया, इंडिया में कम्युनलिज्म को लीगलाइज किसने कर दिया, इंडिया में कम्युनलिज्म को लीगलाइज करने वाला जो एक्ट था उसका क्या नाम था, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। बात समझ में आ रही है आपको, कहीं भी कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, ये इसका दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट इतना बेहतरीन है इसका, आपने समाज को कुछ दिया है,
तो समाज आपको कुछ दे न दे, नाम तो दे ही देगा। तो क्या नाम दे दिया? लॉर्ड मिंटो साहब को हम लोगों ने नाम दे दिया मिंटो इज नोन एज, वॉज क्यों, नाम तो रहेगा ही। इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। क्या कह दिया गया? अब कम्युनल इलेक्टोरेट के आप क्या हो गए? जनक हो गए। क्या हो गए आप? कम्युनल इलेक्टोरेट के आप क्या हो गए? जनक हो गए। जी ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, ये आपका कौन सा पॉइंट है? 7 नंबर। एक नेक्स्ट और पॉइंट हमारे पास रहेगा जो कि देखिए मेजर तो जो है वो मैंने आपको बता दिया, मेजर जो है मैंने आपको बता दिया। इस जो मोरले मिंटो रिफॉर्म का मेजर जो पार्ट था वो क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ही सबसे ज्यादातर ठीक है माना जाता है। चलिए अब ये देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसकी? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन में बात आ गई किसकी? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन में बात आ गई प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस। ये देखिए ये इतना ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि एक टॉपिक कवर कर रहे हैं पूरा तो कुछ भी छोड़ना सही नहीं है। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तीसरा यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और डी जमींदार्स। ठीक है, अब क्या है अगर आप देख लें, ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इनका ला दिया गया। पहले क्या था? पहले अगर आप देखेंगे तो 1892 में क्या था? इनको मौका दिया गया था। कैसे? आप सीधे बॉटम्स अप अप्रोच अपनाइए। बॉटम्स अप अप्रोच मतलब आप नीचे से क्या करिए? पहले आप गवर्नर को अपना नॉमिनेशन दीजिए। ठीक है, गवर्नर को जो मान के चलिए एक कमेटी है वो क्या करती थी? वो कमेटी जो है गवर्नर को क्या करती थी? बताती थी कि भाई आप हमारी कम्युनिटी से क्या करिए? आप हमारी कम्युनिटी से इस जमींदार को क्या कर दीजिए? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दीजिए। ठीक है, अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो चला गया, गवर्नर ने उसको क्या कर दिया? नॉमिनेट कर दिया। अब गवर्नर जब आप गवर्नर ने उसको नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद क्या होता था? अब वो सीधे क्या जाते थे? ये उनसे पूछते थे कि भाई अगर उसी व्यक्ति को क्या करना है? उसी व्यक्ति को हमें अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजना है। तो अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसको भेजने के लिए क्या करते थे? जो गवर्नर, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम जो है किसको भेजते थे? उसका नाम वायसरॉय को भेजते थे। वायसरॉय और गवर्नर जनरल को भेजते थे। ठीक है, तो ये कहीं कहीं पे वायसरॉय का जो है गवर्नर जनरल भी बताया गया है, गवर्नर जनरल भी कहा गया है उसको। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है कॉन्सेप्ट कब खत्म हो गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट कब खत्म हो गया था? चार्टर जो हमारा लास्ट था 1858 में। ठीक है, सॉरी
जो रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद क्या हो गया, खत्म होगा, क्या बोलते हैं, वहां पे खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं पे गवर्नर जनरल शब्द का भी यूज हुआ है और वॉयसरॉय का भी। तो हम एक साथ जो पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं, वॉयसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफिस। कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। हेड ऑफ स्टेट तो यही थे, हेड ऑफ स्टेट तो यही थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसका किसका, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंसी के जो कोऑपरेशंस थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी के जो कोऑपरेशंस थे, कोऑपरेशन मतलब जो कॉरपोरेशन, नॉट कोऑपरेशन, सॉरी, कॉरपोरेशंस, जो कॉरपोरेशंस प्रेसिडेंसी के जो हुआ करती थी, उन कॉरपोरेशन बॉडीज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा ही क्या था, एक तरह से उसको आप एक तरह से क्या बोलिए, प्रोविंस ही बोलिए। ठीक है, उसके पास प्रोविंस जैसे ही पावर थे। ठीक है, चैम्बर ऑफ बंगाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके पास क्या था, उसके पास जो है एक तरह से पूरे प्रोविंस जैसा ही पावर हुआ करता था। आप ध्यान दीजिएगा इस पे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में ध्यान दिया होगा तो वायसरॉय या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिस आदमी को भेजा जाता था वो कहां से आता था, वो दो जगहों से आता था। कहां से आता था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो उसको उसका नाम सजेस्ट करेगी, या फिर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका नाम सजेस्ट करता था। ठीक है जी, तो वो कहाँ जाता था, उसको वायसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफिस से क्या होता था, नॉमिनेट कर दिया जाता था। कहाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हम, यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। फटाफट एक बार इसको दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़िया हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन सा, 1909। ठीक है, क्या पढ़ लिया, 1909। ठीक है जी, अब फटाफट इसको हम एक बार देख लेते हैं। उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया कौन था, लॉर्ड मोरले, और वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इन दोनों के नामों को मिला करके क्या ला दिया गया, मोरले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 ला दिया गया। देखिए जी, दूसरे पेज पे चलेंगे, पॉइंट नंबर 2। अच्छा चलिए, ये दोनों पॉइंट नंबर एक ही है, इसको दो कर दिया, चले कोई बात। अब देखिएगा, साइज किसकी बढ़ा दी गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की साइज बढ़ा दी गई। कौन कौन से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की भैया, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की ही साइज बढ़ा दी गई। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में ये माना जाता है, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे जल्दी से लिख लूं, तो अगर मैं ये लिख लूं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में काउंसिल में साइज क्या थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में साइज वाज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म। बस समझ रहे हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या थी, साइज यूनिफॉर्म नहीं थी। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले जो साइज कितनी थी, 16 थी, अब उसको क्या कर दिया गया, 60 कर दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोविंस के हिसाब से जो है क्या होते थे, साइज बढ़ती या घटती रहती थी। ठीक है, अब कर लेते हैं भाई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव का, सेंट्रल लेजिस्लेटिव का फीचर क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव का फीचर था कि मेजॉरिटी कौन रहेगा, ब्रिटिश एम्प्लॉइज रहेंगे या ऑफिशियल मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन प्रोविंसेस में मेजॉरिटी क्या हो सकता है, यहां देखिएगा,
ऑलवेज। कहाँ पे? सेंटर में क्या बोला गया? सेंटर में बोला गया ऑलवेज। ये देखिए यहाँ पे जो है सेंटर में क्या बोला गया? ऑलवेज, हमेशा। सेंटर में क्या बोला गया जी? ऑलवेज। कौन रहेगा? ब्रिटिश एम्प्लॉइज रहेंगे। प्रोविंस में मेजॉरिटी कैन बी, मेजॉरिटी कैन बी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सेंटर में कभी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। प्रोविंस में कभी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। बात समझ रहे हैं? यही अंतर है। चलिए enlarged, enlarged functions of लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या थी? फंक्शनैलिटी को और बढ़ा दिया गया। डेलिबरेट फंक्शन जो थी ना उसको और बढ़ा दिया गया। किसको? डेलिबरेट फंक्शन, डेलिबरेटिव फंक्शन, डेलिबरेटिव फंक्शन। ठीक है। डेलिबरेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है जी? डेलिबरेटिव का मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की थी उसको और क्या कर दिया गया? और जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया गया, है ना। अब कौन क्या हो सकता है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, है ना। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के लिए क्या हो गया? यू कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते। रिजोल्यूशन पास किया जा सकता था किसके लिए? मूव रिजोल्यूशन फॉर बजट। पहले क्या था? पहले बजट डिस्कस होता था, अब रिजोल्यूशन भी पास हो सकता है। ये तो आपकी किसकी बात होगी? लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात अगर हो जाए तो फर्स्ट टाइम एसोसिएशन, पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को भी जगह दी गई। ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखें, इंडियंस के लिए लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, तीनों ही बॉडीज में जगह इनको देने का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? लास्ट में क्या मिलता है? लास्ट में एग्जीक्यूटिव को मिलता है। पहले क्या मिलता है? पहले लेजिस्लेटिव को मिलता है ना। पहले किसको मिलता है? सॉरी, पहले एडमिनिस्ट्रेशन को मिलता है, फिर लेजिस्लेटिव को मिलता है, फिर किसको? एग्जीक्यूटिव को मिलता है। एग्जीक्यूटिव में जगह मिलती है किसको? किसको? आपको वो याद है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो ऐड किया जा रहा था, 3 राजा लोग जो थे, बनारस के, पटियाला के और ग्वालियर के। ठीक है। उसके पहले क्या हो गया था? एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ऑलरेडी 33 में दे दिया गया था, है ना। यही करते करते आप समझिए एग्जीक्यूटिव तक हम आ गए। एग्जीक्यूटिव में सत्येंद्र प्रसाद शर्मा को मौका दिया गया। लॉ मेंबर में उनको अपॉइंटमेंट हुआ। कहाँ पे? वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बात समझिए। अब देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट, किसको? नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के बीच में। मुस्लिम्स को केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। ठीक है। इसी नाते लॉर्ड मिंटो को क्या बोल दिया गया? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। पहले क्या होता था? नॉमिनेशन होती थी, अब इनके लिए अलग से सीट क्या हो गई? बुक हो गई। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ क्या बोलते हैं? दी एंड। टुमारो अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कल हम 1919 का काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद। गुड टाइम। बाय।